अपन ने स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स क्या है, तो हमने कहा था स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस एक यूनिवर्सल फैक्ट है। सबके साथ रिसोर्सेस की कमी है, चाहे वो अंबानी ही क्यों ना हो, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। क्योंकि जितना आपके पास, मैंने कहा था, एक इंसान 10,000 में भी कमा के गुजारा कर रहा है, एक 1 लाख रुपए की सैलरी है वो भी सिर्फ गुजारा ही कर रहा है, जिसकी 10 लाख है वो भी गुजारा ही कर रहा है। जैसे इनकम है उसी हिसाब से हम खर्चे करते हैं, तो हमारी वांट्स जो है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो हमने कहा कि हमारी वांट्स के कंपैरिजन में रिसोर्सेज क्या पड़ जाते हैं, स्केर्स हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। वैसे रिसोर्सेज कम नहीं है, लेकिन रिलेटिवली मतलब इन कंपैरिजन टू हमारी वांट्स की बात करें तो हमारी जो इसके रिसोर्सेज है वो स्केर्स है। और प्रॉब्लम होती ही नहीं अगर रिसोर्सेज सिर्फ स्केर्स ही होते, लेकिन उनका एक ही यूज होता। प्रॉब्लम कहाँ अराइज हो रही है, जहां पर मल्टीपल यूजेज है। तो रिसोर्सेस हमारे पास स्केर्स है और उनके यूजेस मल्टीपल है, ऑल्टरनेटिव यूजेज हैं। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा किस पर्पस के लिए रिसोर्स को कितना कितना एलोकेट करें। यही हमारे लिए प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू ऑल्टरनेटिव यूजेस। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम या तो फिर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमने कहा था अगर मिल्क सिर्फ एक ही यूज होता ड्रिंकिंग का, तो उसके लिए हमें कोई डिसीजन मेकिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि मल्टीपल यूजेज हैं, तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कितना हम पीने के लिए यूज करें, कितना हम पनीर के लिए यूज करें, वो सारी चीजें क्लियर है यहाँ तक। जब हम ऐसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं, और ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स डे टू डे लाइफ में हर जगह है, इवन आपके पास में टाइम से लेकर, आप कहते हो कि टाइम क्या है आपके पास, शॉर्ट है, बताइए। टाइम भी आपके पास क्या है, रिसोर्स है, और रिसोर्स क्या है आपके पास, वांट्स करने को बहुत कुछ होता है, बट हमारे पास है क्या, बहुत लिमिटेड टाइम है ना। हमारी वांट्स के हिसाब से चाहते तो हम ये हैं कि एक दिन में 48 आवर्स हो, है ना, लेकिन वो होते नहीं है। प्रॉब्लम यही है। तो हमने कहा कि रिसोर्सेज स्केर्स है इन रिलेशन टू देयर वांट्स की बात कर लें, और इसी वजह से हमें डिसाइड करना पड़ता है पढ़ाई करूं कि ना करूं, पबजी खेल लेता हूँ, फ्री फायर खेल लेता हूँ, स्कूल जाऊं या ना जाऊं। बात समझ में आ गई, इसलिए हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो इसको हम बोल रहे हैं कि ये हमारे सामने क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमें लाइफ में डे टू डे पता नहीं एक दिन में कितनी बार चॉइस करनी पड़ती है। ठीक है, तो हमने कहा कि ये हमारा बिल्कुल इकोनॉमिक्स, हमारा जो डे टू डे लाइफ का जो सब्जेक्ट है ये इकोनॉमिक्स ही है, लेकिन बच्चे को थोड़ा समझ में नहीं आता। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। जब ऐसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में हम पढ़ते हैं तो इसी को अपन क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जो कि क्यों होती है, अराइजिंग आउट ऑफ द फैक्ट, इस वजह से होती है, अराइजिंग आउट ऑफ द फैक्ट, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, कम, अराइजिंग आउट ऑफ द फैक्ट दैट द रिसोर्सेज आर scarce in relation to their wants and scarce resources have alternative uses. इसके बाद अपन ने पढ़ा दैट इज इकोनॉमिक्स दो तरीके की होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब छोटे लेवल पर और मैक्रो का मतलब बड़े लेवल पर। हमने कहा माइक्रो इकोनॉमिक्स is the study of economic problems at the level of small economic units like individual consumer, producer, individual market, individual product, individual industry, individual demand, supply। ये सब चीजें क्या हैं आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जब भी हम पूरी इकोनॉमी से कुछ भी कम लेवल पर पढ़ते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं कि वो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी है। क्लियर है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। जब हम पूरी इकोनॉमी के लेवल पर प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, आपके पास नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें बहुत कुछ आएगा जो अभी चैप्टर्स हम मैक्रो में पढ़ेंगे। जैसे बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये सब क्या होंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि पूरी कंट्री के लेवल पर रुपया चेंज होता है ना, रुपया और डॉलर रेट की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो वो सारे चैप्टर्स इसमें आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, बात समझ में आ गई, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। फिर अपन ने बात करी इकोनॉमी क्या होती है, तो हमने कहा इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है, क्या है इकोनॉमी, सिस्टम जो एक पर्टिकुलर एरिया में फैला हुआ है। तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम स्प्रेड ओवर अ पर्टिकुलर एरिया, जो हमें क्या बताता है उस एरिया के बारे में, दैट रिवील्स अबाउट द, दो चीजें, नेचर एंड लेवल ऑफ, किस चीज का नेचर एंड लेवल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन दैट पर्टिकुलर एरिया। इट शोज हाउ द पीपल ऑफ द कंसर्न्ड एरिया अर्न देयर लिविंग। ये हमें बताता है कि उस एरिया में जो लोग रहते हैं वो अपना जीवन कैसे बिता रहे हैं, मीन्स वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या लेन देन कर रहे हैं, ये सारी बातें हमें वो सिस्टम बताता है। उस सिस्टम को ही क्या कहते हैं अपन, इकोनॉमी कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में चार बातें आती है, कौन कौन सी, प्रोडक्शन,
कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड, कोई दिक्कत है इसमें? अब फिर पढ़ना स्टार्ट किया अपन ने नेशनल इनकम। हमने कहा नेशनल इनकम एक यूनिट है आपके पास जो कि कितने मार्क्स की है? 10 मार्क्स की। इसमें कितने चैप्टर्स आएंगे? 3 चैप्टर आएंगे टोटल। इसमें नेशनल इनकम में कितने चैप्टर होंगे? 3 चैप्टर। ऐसे एक एग्रीगेट डिमांड की यूनिट आएगी चैप्टर नंबर 5, 6, 7, मतलब 5, 6, 7 का मतलब 6, 7, 8 आपके बुक में एक इंट्रोडक्शन बढ़ा दिया उन्होंने। तो हमने कहा कि वहां पर वो जो 3 चैप्टर हैं वो कितने के होंगे? 12 मार्क्स के। आपके पास मैं बताऊं तो टोटल पहली यूनिट है नेशनल इनकम 10 मार्क्स, दूसरी यूनिट है मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स, उसके बाद में आपके पास में थर्ड यूनिट है एग्रीगेट डिमांड वाली 12 मार्क्स, उसके बाद गवर्नमेंट बजट वाली आती है फॉरेन एक्सचेंज रेट, और लास्ट में बीओपी और फॉरेन। टोटल 11 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सबसे पहले चैप्टर 1 की बात करी। टोटल कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं अपने को? 5 टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। तीसरी बात करेंगे 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं? 4 सेक्टर्स होते हैं। फिर सेक्टर्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं? इंटर सेक्टरल फ्लोज एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अपन ने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो अपन ने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स हम कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं? 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड, और दूसरा कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। क्लियर है? 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। हमने पहले पढ़ा फाइनल गुड्स। हमने कहा फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which have crossed the boundary line of production, which are ready for use by their final users and value is not to be added। अब वैल्यू एडिशन कंप्लीट हो चुका है। तो हमने कहा फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which have crossed the boundary line of production, which are ready for use by their final users and value is not to be added। हमने कहा फाइनल यूजर कौन होगा? क्या तो कंज्यूमर या तो प्रोड्यूसर। अगर फाइनल यूजर कंज्यूमर हुआ तो हम उसको क्या कहेंगे? फाइनल कंज्यूमर गुड। अगर फाइनल यूजर प्रोड्यूसर हुआ तो उसको क्या कहेंगे? फाइनल प्रोड्यूसर गुड। जो खर्चा कंज्यूमर्स करते हैं ऑन द परचेज ऑफ फाइनल कंज्यूमर गुड्स उसको क्या कहते हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और जो खर्चा प्रोड्यूसर्स करते हैं ऑन द परचेज ऑफ फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स उसको क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर है यहां तक? फिर अपन ने जस्ट इसकी अपोजिट बात करी, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हैव not cross the boundary line of production and which are not ready for use by their final users and value is studied। भाई 2 चीजें, एक तो प्रोडक्शन और एक वैल्यू एडिशन। तो अगर दोनों कंप्लीट हो गए तो क्या होगा आपके पास में? फाइनल गुड, है ना? दोनों कंप्लीट मतलब प्रोडक्शन भी कंप्लीट, वैल्यू एडिशन भी कंप्लीट, तो क्या है ये? फाइनल गुड। बट क्या तो प्रोडक्शन पूरा नहीं हुआ है तो भी इंटरमीडिएट। प्रोडक्शन हो चुका है बट वैल्यू एडिशन पूरा नहीं हुआ है तो भी इंटरमीडिएट गुड। बात समझ में आ गई थी? इन अदर वर्ड्स इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर परचेज्ड बाय वन फर्म फ्रॉम द अनदर फर्म आइदर एज रॉ मटेरियल और एज गुड्स फॉर रीसेल पर्पस। मैंने कहा था अगर रिटेलर ने होलसेलर से शर्ट खरीदी 900 रुपीज में और वो कस्टमर को बेचेगा 1000 रुपीज में, तो ये शर्ट इन द हैंड्स ऑफ रिटेलर इंटरमीडिएट गुड होगी। ये आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि इसमें अभी वैल्यू एडिशन होना। फिर अपन ने कहा क्या अपन लिस्ट या कोई भी पर्टिकुलर गुड को क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये हमेशा फाइनल गुड होगा, ये हमेशा इंटरमीडिएट गुड होगा? क्या कोई लिस्ट बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक ही गुड क्या हो सकता है? फाइनल गुड भी हो सकता है और इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है। किस चीज पे डिपेंड करेगा ये फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड? इट डिपेंड्स ऑन इट्स एंड यूज। फाइनल यूज या एंड यूज एक ही बात है। हमने कहा कि एक ही गुड फाइनल गुड भी हो सकता है, इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है। ये उसके एंड यूज पर डिपेंड करता है कि उसको यूज क्या कैसे किया जा रहा है, एंड यूज। हमने कहा एग्जांपल लिया, पेपर परचेज्ड बाय स्टूडेंट फाइनल गुड हो जाएगा, पेपर परचेज्ड बाय पब्लिशर इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा, मिल्क यूज्ड बाय हाउसहोल्ड्स फॉर मेकिंग टी और कॉफी फाइनल गुड हो जाएगा, और मिल्क यूज्ड इन रेस्टोरेंट्स फॉर सर्विंग टी एंड कॉफी इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला सवाल दिमाग में ये आया कि सर ये पढ़ ही क्यों रहे, इतना क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्या पड़ गई फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में, अपन इसको क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं? तो हमने क्या कहा कि जब हम जीडीपी को एस्टिमेट करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ कौन से गुड्स की वैल्यू लेते हैं?
इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू तो ऑलरेडी फाइनल गुड्स की वैल्यू में एडेड होती है। एग्जांपल लिया था कि अगर वुड खरीदी 10,000 में और उससे चेयर्स बनाकर चेयर्स को हमने 20,000 में बेचा, तो ये जो आपके पास में 20,000 चेयर्स की वैल्यू है, क्या इसके अंदर वुड की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है? यस। हमने कहा था कि अगर फिर भी हम वुड की वैल्यू को इंक्लूड कर दें, दोबारा से काउंट करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी आपके पास? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग में अराइज। तो हमने कहा इफ द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज इंक्लूडेड देन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग विल अराइज। और प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग की डेफिनेशन, काउंटिंग द वैल्यू ऑफ अ गुड मोर देन वंस। क्लियर है यहां तक? चलिए आज हम पढ़ेंगे आगे कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर। तो हमने कल कहा था कि हम गुड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, और क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के अंदर एक तरीका तो अपन पढ़ चुके हैं, अपन ने कहा था कि एक तरीका अपन पढ़ चुके हैं, और दूसरा तरीका अपने को पढ़ना। एक तरीका अपन क्या पढ़ चुके हैं? फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको अपन फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड पढ़ चुके हैं। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे आज क्या पढ़ना है अपने को? कैपिटल गुड्स एंड, आज हमें पढ़ना है कैपिटल गुड्स और दूसरा कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स को ही हम कंजप्शन गुड्स भी कहते हैं। कंज्यूमर गुड्स को हम क्या कहते हैं? कंजप्शन गुड्स। एक ही बात, कंज्यूमर गुड्स हो, डिफाइन कंजप्शन गुड्स हो, एक ही बात है। अब देखें कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, बता सकते हैं थोड़ा बहुत? कैपिटल गुड्स क्या होंगे? प्लांट मशीनरी वगैरह होंगे। मींस कैपिटल गुड्स आर द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। किसके फिक्स एसेट है ये? प्रोड्यूसर। एंड आर यूज्ड for the production of other goods, are used for the production of other goods। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि कैपिटल गुड्स क्या है? फिक्स एसेट्स। मेन पॉइंट आपके पास ये था इसके अंदर कि ये फिक्स एसेट, कैपिटल गुड्स आर द फिक्स एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। ठीक है, ऑफ द प्रोड्यूसर। हमने कहा कैपिटल गुड्स आर द फिक्स एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर एंड आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। मतलब दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन के लिए अपन उसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी। ठीक, अब बात करते हैं अपन कंज्यूमर गुड्स की। तो कंज्यूमर गुड्स क्या है? कंज्यूमर गुड्स
आर दोज गुड्स विच आर consumed for the satisfaction of human wants, the satisfaction of human wants. तो हमने कहा कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, यह बात समझ में आ गई। तो कंज्यूमर गुड्स क्या है? वो गुड्स हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं, किस लिए? फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ। अब ये भी आपके पास 4 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के हैं ये? 4 तरीके। 4 तरीके। पहला तरीका है अपने पास, that is durable. बनाते ही आ जाता है, छोड़ो, आ जाओ। हमने कहा पहला क्या है आपके पास? दैट इज ड्यूरेबल गुड्स। दूसरा क्या है? हमने कहा दूसरा होगा हमारे पास ड्यूरेबल। तीसरा होगा हमारे पास नॉन ड्यूरेबल गुड्स। लास्ट सर्विसेज। ठीक है, फिर ड्यूरेबल में अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो सब में 4-4 पॉइंट लिखेंगे अपन। पहला पॉइंट आता है ड्यूरेबल का। ड्यूरेबल गुड्स की जो लाइफ होगी वो कितनी होगी? कितनी होगी? लंबी लाइफ होगी, 3 to 5 years। कुछ भी लिख दो, एंड मोर। 3 साल या उससे ज्यादा या उससे लंबी, जितनी भी जिसकी लाइफ होती है ना, इससे लंबे जो भी होंगे वो सब क्या होंगे? ड्यूरेबल। अच्छा मुझे ये बताओ कि 1 साल तक, ये 3 साल 5 साल जितनी लाइफ होगी, क्या इतने दिन तक क्या इसको हम बार बार यूज कर पाएंगे? बताइए, क्या रिपीटेड यूज हो सकता है इसका? तो कैन बी रिपीटेडली यूज्ड, कैन बी रिपीटेडली यूज्ड। फिर अगला पॉइंट है, इनकी वैल्यू ज्यादा होगी। क्या बात है, कहां से देख लिया तुमने? हाई वैल्यू। और इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास में मशीन आ जाएगी, कार आ जाएगा, एसी आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? ये समस्या क्यों आ रही है इसमें? तो फिर यही करना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसी में, अब इसमें बात करें सेमी ड्यूरेबल में, तो पहला पॉइंट आएगा लाइफ। तो 1 year और स्लाइटली मोर, 1 year और स्लाइटली मोर। 1 साल के आसपास जिसकी लाइफ होती है वो सेमी ड्यूरेबल। उसके बाद क्या इनको 1 साल तक बार बार यूज किया जा सकता है? कैन बी रिपीटेडली यूज्ड। इनकी वैल्यू इनके कंपैरिजन में क्या रहेगी? कम रहेगी, तो रिलेटिवली लो वैल्यू। और एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, क्या
क्लोथ्स ले सकते हैं, क्रोकरी ले सकते हैं, कोई भी टॉयज वगैरह जो अपने पास। देखो वैसे मोबाइल फोन लंबे चलते हैं 3 to 5 years में, तो ड्यूरेबल में आना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में चाइना, मेड इन चाइना 1 साल से ज्यादा नहीं पकड़ता है, तो वो एक अलग बात है। ठीक है, तो किसी चीज आधे फोन तो चाइना के हाँ, खैर है, लेकिन अब फोनों की पहले वाली चीज थोड़ी ना रही। 2 साल में तो लगभग रिप्लेस वैसे ही करना पड़ जा रहा है, मजबूरी में, है ना। ठीक है, तो ये आ गया आपको से। ठीक, अब आ गया नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल में क्या होता है, लाइफ है ही नहीं, एक ही बार में कंज्यूम हो जाता है, यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, एक बार में ही कंज्यूम हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? रुको, एग्जाम्पल भी देंगे, सब कुछ देंगे। दूसरा पॉइंट, क्या इसको यूज कर सकते हैं दोबारा? कैन नॉट बी रिपीटेडली यूज्ड, कैन नॉट बी रिपीटेडली यूज्ड। इनकी जो वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी, क्योंकि ये एक बार में ही कंज्यूम हो रहे हैं, जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, टूथपेस्ट है। क्लियर है, कोई भी आइटम जो एक बार यूज कर लेते हैं दोबारा यूज नहीं कर सकते, दैट इज नॉन ड्यूरेबल। यहां तक कोई दिक्कत? इसके बाद लास्ट पॉइंट, इसका एग्जाम्पल की बात करें तो आपने कहा टूथपेस्ट, लिखना पड़ेगा इसको। वेजिटेबल्स, क्लियर है यहां तक? जगह बनानी पड़ेगी, और जगह कहाँ होनी चाहिए? दिल में। पेज पे तो बनी जाएगी, है ना, बन जाएगी ना, अभी बना देंगे, सब अपने ही हाथ में, बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये लो, इनको मिला देंगे। अरे इनको मिलाना हमारा कर्तव्य है, फर्ज। अरे अरे ऐसा कोई चीज जो ऐसी ऐसी कोई चीज, भाई मैं भी मानने वालों में तो हूं नहीं। ग्रीन वाला कलर बड़ा हो। सर मैंने बड़ा कर लो फिर। अरे एक्चुअल में ये जो ऐड वाला जो बटन है ना, ये इस पे यहाँ आ रहा है। आज तो मैं करके मानूंगा अब इसको। चलो भाई मिल जाओ। ठीक, आई बात समझ में यहाँ तक? चलिए, अब आ गई बात सर्विसेज। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सर्विसेज आर द नॉन मटेरियल गुड्स,
services are the non-material goods which directly satisfy human goods। ध्यान रखना इसमें मेन है नॉन मटेरियल गुड्स। अरे अच्छा सेलेक्ट नहीं हो रहा। छोड़ो, ये बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल नहीं तो सर्विसेज ऑफ लॉयर, टीचर, डॉक्टर, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ तक। थोड़ा सा और सही कर देते हैं इसको। बढ़िया फीचर है वैसे तो ये। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो हमने क्या कहा कि कैपिटल गुड्स क्या होता है? कैपिटल गुड्स आर द फिक्स एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर एंड आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, एग्जांपल प्लांट एंड मशीन। जबकि हमने कंज्यूमर गुड्स की बात करी तो हमने कहा कंज्यूमर गुड्स को ही हम कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन गुड्स। और अपन ने इसमें बात करी 4 तरीके के होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमने कहा ड्यूरेबल गुड्स की लाइफ लंबी होती है 3 to 5 years या उससे भी ज्यादा। क्या इनको 3 से 5 साल जितने टाइम तक चलेंगे तब तक क्या अपन रिपीटेडली यूज कर सकते हैं? यस। और जब जो भी ऐसी चीजें जिनकी जो लंबी लाइफ होती है ऑब्वियसली वो महंगी होती हैं, हाई वैल्यू। एग्जाम्पल मशीन, कार, एसी, कुछ भी ले सकते हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स में क्या आता है आपके पास? जिनकी लाइफ 1 साल के आसपास हो, है ना, 1 साल चल रहे हो या 1 साल के आसपास हो, उसको बोलते हैं अपन सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जिसको बार बार यूज कर सकते हैं लेकिन 1 साल तक, मतलब 6 महीने, 1 साल से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, वो है। क्या इनको बार बार यूज किया जा सकता है? यस, कैन बी रिपीटेडली यूज। और इनकी वैल्यू इनके कंपैरिजन में क्या रहेगी? कम रहेगी। आप देख सकते हो कोई भी ऐसी चीज जो बहुत लंबे समय के लिए चल रही है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, कम समय के लिए चलेगी उसकी वैल्यू कम, और जो सिर्फ एक बार में ही कंज्यूम हो जाएगी उसकी तो वैल्यू और भी कम होती है। एग्जाम्पल क्लोथ्स ले लिया, क्रोकरी ले लिया, टॉयज ले सकते हो, ये सब इसमें आ जाएंगे। नॉन ड्यूरेबल गुड्स की अगर अपन बात करें तो हमने कहा कि ये एक बार में, इसीलिए इनको हम सिंगल एक्ट कंजप्शन गुड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन? सिंगल एक्ट कंजप्शन, यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? सिंगल एक्ट कंजप्शन गुड्स। कंजप्शन गुड्स तो हम किसको कह रहे हैं? कंज्यूमर गुड्स को ही कह रहे हैं। और एक बार में मतलब कंज्यूम हो जाए सिंगल एक्ट कंजप्शन गुड, तो उसको क्या कह देंगे अपन? दैट इज नॉन ड्यूरेबल सिंगल एक्ट कंजप्शन गुड। क्या बार बार यूज हो सकता है? नहीं, इनकी वैल्यू लो होगी। एग्जांपल टूथपेस्ट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कुछ भी ले सकते हैं आप। यहाँ तक कोई डाउट? फिर का सर्विसेज, सर्विसेज को भी ना गुड्स के तौर पे डिफाइन किया हुआ है कि सर्विसेज आर द नॉन मटेरियल गुड्स व्हिच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। बताओ कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? चलिए, ये अपन ने यहाँ तक पढ़ा जी। वेरी गुड। लड़का एक ही पढ़ रहा है, बाकी सब तो मस्ती मार रहा है। ठीक है, लिख दिया। अब जैसे अपन ने उसमें बात करी थी ऐसे ही यहां पर भी बात करेंगे। द सेम गुड मे बी अ, हमने कहा एक ही गुड क्या हो सकता है आपके पास? कैपिटल गुड भी हो सकता है, अपने का सेम गुड कैपिटल गुड भी हो सकता है और कंज्यूमर गुड भी हो सकता है।
अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं कैपिटल गुड का। आप कह सकते हो सिंग मशीन, सिलाई मशीन की बात करते हैं, यूज्ड इन अ टेलरिंग शॉप। अपन ने कहा अगर वो टेलरिंग शॉप में एक सिलाई मशीन अगर यूज की जा रही है तो वो क्या हो जाएगा आपके पास में, कैपिटल गुड हो जाएगा। बट अगर यही सिलाई मशीन अगर अपन घर पर यूज करें, सिंग मशीन यूज्ड बाय द हाउस, ये आपके पास बन जाएगा दैट इज कंज्यूमर, ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर बात पूछनी है, इसमें 2 पॉइंट और आएंगे अपने पास। क्या सारी मशीनें कैपिटल गुड्स होती हैं? वेदर ऑल मशीन्स आर कैपिटल गुड्स, बताइए क्या सारी मशीनें कैपिटल गुड्स होंगी? अभी तो एग्जांपल लिया कि सिलाई मशीन कैपिटल गुड भी हो सकती है और कंज्यूमर गुड। तो इसी का पॉइंट क्या निकला कि ऑल मशीन्स आर कैपिटल गुड्स होती है कि नहीं होती? सारी मशीनें, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, सारी मशीनें कैपिटल गुड्स नहीं होती हैं। एग्जाम्पल अभी लिया अपन ने, सिंग मशीन, ये बात समझ में आ गई क्या? तो हर मशीन को कह दो कि कैपिटल गुड है, वो तो उस पर यूज पे डिपेंड करता है ना। ये बात लिखी नहीं ना, यहाँ पर लिख लो। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और एक और पॉइंट इसके अंदर अपने को करना है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, but all producer goods are not प्रोड्यूसर गुड। ये स्पेसिफिकली सिर्फ प्रोड्यूसर के लिए बात है। देखते हैं, अपन कहते हैं कि प्रोड्यूसर गुड्स 2 तरीके के होते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स 2 तरीके के होंगे। कुछ प्रोड्यूसर के होते हैं फिक्स एसेट्स और कुछ होते हैं प्रोड्यूसर के रॉ मटेरियल, जैसे रॉ मटेरियल यूज करता है तो रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा। तो जो फिक्स एसेट्स होते हैं प्रोड्यूसर के, उनको तो अपन क्या कहते हैं, कैपिटल गुड्स। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई जितने भी कैपिटल गुड्स होंगे वो सारे के सारे क्या प्रोड्यूसर गुड्स होंगे ही होंगे? यस। लेकिन जितने भी कैपिटल गुड्स होंगे, क्या सारे कैपिटल गुड्स क्या प्रोड्यूसर गुड्स होंगे? सॉरी, उल्टा उल्टा, क्या सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स होंगे? नहीं, ये नहीं होंगे ना, क्योंकि कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल भी होता है। आगे बात समझ में? हमने क्या कहा कि भाई प्रोड्यूसर गुड्स 2 तरीके के होते हैं, कुछ उसके फिक्स एसेट्स होते हैं, कुछ रॉ मटेरियल होते हैं। जो फिक्स एसेट्स हैं वो तो क्या है अपने पास, उसके कैपिटल गुड्स हो गए। फिक्स एसेट्स को तो कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हैं? यस। बट क्या सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल भी होता है। क्या बात समझ में आ गई? तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो फर्स्ट टॉपिक हमारा ये बिल्कुल क्लियर हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स।
सेकंड टॉपिक कर लें स्टार्ट। कुणाल ने कह दिया रिवीजन करा दो तो रिवीजन करा दो। तो अपन ने लास्ट क्लास में ये पढ़ लिया था। इसके बाद अपन ने पढ़ा दैट इज कि एक ही गुड क्या हो सकता है, कैपिटल गुड भी हो सकता है और कंज्यूमर गुड भी हो सकता है। ये किस पर डिपेंड करेगा, उसके एंड यूज पर। तो हमने कहा स्विंग मशीन यूज इन अ टेलरिंग शॉप कैपिटल गुड है, और स्विंग मशीन को घर पर यूज किया जाए तो कंज्यूमर गुड है, ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर। फिर अगला इसी से पॉइंट आ गया, क्या सारी मशीनें कैपिटल गुड्स होती हैं? नहीं, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, एग्जांपल स्विंग मशीन। फिर हमने कहा क्या सारे प्रोड्यूसर, सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होंगे? यस, बट क्या सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स होंगे? नो, क्योंकि कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल भी होता है। प्रोड्यूसर गुड्स दो टाइप के होते हैं, फिक्स एसेट्स, रॉ मटेरियल। फिक्स एसेट्स को तो कैपिटल गुड कहते हैं, तो सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हैं, बट सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल भी होता है। बताओ, यहाँ तक पढ़िए। तो आज में अपने को इतना ही करना है। ओके, टाटा, बाय। इससे बस होता क्या है कि थोड़ा सा